हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनु। करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करते हैं। जो मदुरई एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दे दिया गया है। एंड तमिलनाडु में एंड मतलब हेल्थ केयर का काफ़ी रोल है। तो मदुरई एयरपोर्ट विल सर्व एज अ गेटवे टू अ हब ऑफ हॉस्पिटल्स एंड बट इनकी एक डिमांड है कि जो आसियान ओपन स्काईज पॉलिसीज़ का एक जिक्र आता है, तो ये पॉलिसी क्या है कि ये एक बायलैटरल कमिटमेंट है आसियान और इंडिया के बीच में कि 18 एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के विच हैव बीन आइडेंटिफाइड जिनसे अनलिमिटेड फ़्लाइट्स ऑपरेट की जा सकती हैं टू आसियान नेशंस, जिसमें हमारे 18 एयरपोर्ट्स इंक्लूडेड हैं। जैसे खाजुराहो एयरपोर्ट, अमृतसर एयरपोर्ट, वाराणसी का भी इंक्लूडेड है, विशाखापट्टनम का भी इंक्लूडेड है। सो देयर आर 18 एयरपोर्ट। तो ये चाहते हैं कि हमको उसमें भी इंक्लूड कर दिया जाए। तो अभी उस पर बातचीत चल रही है ना। आसियान पहले डिक्लाइन कर दिया गया था। तो आसियान ओपन स्काईज पॉलिसी एंड आसियान सिंगल एविएशन मार्केट बनाना चाहते एक इट वांट्स टू फॉर्म अ सिंगल एविएशन मार्केट फॉर इट्स नेशंस, इसलिए उसका वहाँ जिक्र आता है। फिर मदुरई थूथुकुडी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है उसके अंदर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, मतलब फ़ायदा होगा। अब इंडिया में कितने एयरपोर्ट्स हैं ये फिगर थोड़ा सा डिबेटेड है, बट 34 के अराउंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं हमारी कंट्री में, जिसमें कि जेवर एयरपोर्ट नोएडा वाला और नवी मुंबई वाला जो है वो बहुत सॉर्ट आफ्टर हैं अभी कि वो जब ऑपरेशनलाइज हैं होंगे। तो मतलब नवी मुंबई वाला ऑपरेशनलाइज हो चुका है पिछले साल, जेवर वाला भी होना है। तो हमारे पास करीबन 21 ग्रीन फील्ड अप्रूव्ड एयरपोर्ट्स हैं। ग्रीन फील्ड मतलब एकदम फ्रॉम द स्क्रैच उनको फॉर्म किया गया है, तो वो अप्रूव्ड है एंड अभी उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है। जिसमें से 12 ऑपरेशनल है, जेवर का होना है, नवी मुंबई का हो चुका है। एयरपोर्ट्स का जिक्र आता है तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी जिक्र आता है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जिक्र तब भी बहुत आया था जब अहमदाबाद का क्रैश हुआ था। तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, एक PSU है, ठीक है, which was established by an act of parliament, which was established by an act of parliament and Airports Authority of India फॉर्म कब हुई थी, जब नेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम क्या है कि क्रिएट करना, अपग्रेड करना सिविल एविएशन को। फिर मदुरई एयरपोर्ट की बात हो रही है तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, PSU है, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से इस्टेब्लिश हुआ था। देन परंदूर नियर चेन्नई और होसू रामेश्वरम, ये जो है ये डेवलपिंग एयरपोर्ट्स हैं चेन्नई और मदुरई वाले को तो इंटरनेशनल का स्टेटस दे दिया गया है। फिर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे आते हैं जो कि है NPT, तो 1970 में हुई थी। इट वाज क्योंकि उस मतलब 1967 में इट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड और 70 में इट केम इन ऑपरेशन NPT टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स का बहुत ज़्यादा उस समय पे प्रेवलेंट हो रहे थे, मतलब एवरी कंट्री वाज एंगेजिंग इनटू इट, तो इट वाज सीन एज अ थ्रेट। इसीलिए 5 कंट्रीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया एज न्यूक्लियर स्टेट्स। कौन सी थी वो 5 कंट्रीज़? US, रशिया, चाइना, ब्रिटेन एंड फ्रांस। ये सारी वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने जो टेस्ट्स हैं वो 1967 से पहले ही कर लिए थे। अब इसके 191 सिग्नेटरीज हैं। इंडिया सिग्नेटरी है क्या? नहीं। सो इंडिया इज़ नॉट अ सिग्नेटरी टू NPT। तो बाकी जो कंट्रीज़ मतलब सिर्फ 5 न्यूक्लियर स्टेट्स ये रिकोगनाइज हुए, US, UK, रशिया, चाइना एंड ब्रिटेन। US, ब्रिटेन, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। एंड जो बाकी कंट्रीज़ हैं उन्होंने अग्री किया कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी को परस्यू नहीं करेंगे, वेपन्स के लिए नहीं करेंगे, न्यूक्लियर मतलब पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और इस सब के लिए हम कर सकते हैं। एंड इट वाज बाउंड विद द कमिटमेंट कि जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं जो 5 रिकोगनाइज हैं ये टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करेंगे टू ये जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट में हेल्प करेंगे वगैरह वगैरह। अब क्यों इसका इतना जिक्र आ रहा है? क्योंकि ईरान और इसराइल आर इन द न्यूज़। अब ईरान और इसराइल, ईरान क्या NPT का पार्ट है? हाँ। इसराइल NPT का पार्ट है? नहीं। तो ईरान को अलाउड है सिविल मतलब सिविल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ अंडर IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के
तहत है। तो इसके अंदर ये जितने भी ऑल हैव द राइट टू डेवलप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर सिविलियन पर्पसेस। इंडिया पार्ट है नहीं, पाकिस्तान पार्ट है नहीं, इजराइल पार्ट है नहीं, साउथ सुडान पार्ट है नहीं। तो साउथ सुडान भी पार्ट नहीं है, इजराइल भी पार्ट नहीं है, इंडिया भी पार्ट नहीं है, पाकिस्तान भी पार्ट नहीं है। तो ये बहुत हिपोक्रिटिकल सी बात है कि ईरान उसका पार्ट है और उन्होंने उनके यहाँ कभी भी वेपन्स की बात नहीं, बस यूरेनियम इनरिचमेंट तक की बात हुई थी, तो उनके ऊपर इतने मतलब अटैक्स हो रहे हैं और ये सब बातें हो रही हैं। वेराज इजराइल तो NPT का पार्ट ही नहीं है। एंड ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई थी कि दे आर बिल्डिंग अ न्यूक्लियर आर्सेनल, फिर भी बिकॉज यूएस उसकी साइड है तो उससे कुछ होता नहीं है। अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करते हैं। 1957 की है ये। कहाँ बेस्ड है? वियना बेस्ड है। वियना किसकी कैपिटल है? वियना इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। तो वियना बेस्ड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो क्या करती है, वो सैम्पल्स इंस्पेक्शंस करती है, सैम्पल्स कलेक्ट करती है, मॉनिटर करती है टू डिटेक्ट डाइवर्जेंस फ्रॉम ये जो ट्रीटी है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हो साइलेंटली और डाइवर्ट, लाइक दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। इसीलिए बार बार होता है कि वो बोलते हैं कि हमने ईरान के यहाँ ये पाया, ईरान के यहाँ वो पाया, या ईरान हमें एक्सेस नहीं करने दे रहा और उनके पास इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ हैं। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का ये काम है। तो वियना बेस्ड है, वो ऑस्ट्रिया में है एंड इंस्पेक्शंस करती है। अब जो इसका लाइक ये कैसे कंसेप्शनलाइज हुए, तो जो US प्रेसिडेंट आइजनहावर जो थे, तो उन्होंने एटम्स फॉर पीस एक एड्रेस किया था इन द UN एंड इंडिया, फिर वहाँ से फिर ये आगे बात हुई थी अबाउट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब इंडिया के अंदर फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम किन्हें कहा गया? होमी जे भाभा जी को कहा गया। सो डॉक्टर होमी जे भाभा जी, एंड ही वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियर कॉन्फ्रेंस। अब फर्स्ट न्यूक्लियर मतलब फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी जेनेवा में, उसके ये प्रेसिडेंट भी थे। अब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इस सारे रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं मानती, वो इससे इनकन्सिस्टेंट है। जैसे ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो क्या है कि वो उनकी एक थ्रेशोल्ड न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी बोला जाता है कि उनके पास हाईली इनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक पाइल्स हैं, और जो ईरान है उसके पास तो प्लूटोनियम के वॉरहेड्स भी हैं, फिर भी उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं है। ठीक है। अब क्या ये IAEA UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है? नहीं, इट इज़ नॉट UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी। और क्या इंडिया इसका मेंबर है? वो भी नहीं। तो ना इंडिया इसका मेंबर है, ना इंडिया NPT का मेंबर है। सॉरी, क्या इंडिया इसका मेंबर है? हाँ, इंडिया इसका मेंबर है, मेंबर ऑफ IAEA बट नॉट ऑफ NPT। IAEA का इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर है एंड इसके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं उसका पार्ट है इंडिया। बट क्या ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है? नहीं। अब तो ये हम समझ गए, तो NPT का पार्ट नहीं है इंडिया और IAEA का पार्ट है इंडिया। अब यूरोपियन न्यूक्लियर डेटरेंट, एक ये वर्ड पॉपुलर हो रहा था, तो ये क्या है? तो म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर कि EU लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि हमें एक न्यूक्लियर डेटरेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि US का जो रिलायबिलिटी है वो थोड़ा कम होता जा रहा है कि US हमारे ऊपर ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला लेकर खड़ा है प्रोटेक्शन के लिए। तो ऐसा हमें नहीं लग रहा कि दैट इज़ हैपनिंग। तो इसीलिए जो पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद जो हम वॉर डी न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जाने लगे थे, अब फिर से हम न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जाने लगे हैं। सो न्यूक्लियर डेटरेंट या डेटरेंस जो भी है, तो वो कह रहे थे कि नाउ वी शुड फोकस ऑन आवर ओन इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर डेटरेंस, बिकॉज US हमें नहीं लग रहा कि US अनस्टेबल है हमें या अनरिलायबल है। तो कौन कौन से थे P5 के? फ्रांस और UK, यूरोपियन मतलब ब्रिटेन। तो
वो एक्सपैंड कर रहे हैं। अब नेटो की बात आती है तो नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कितने मेंबर्स हैं? 32। कौन सा आर्टिकल नेटो का सबसे इंपॉर्टेंट है? आर्टिकल नंबर 5। क्या बोलता है? दैट अटैक अगेंस्ट वन इज अटैक अगेंस्ट ऑल। तो इसके जो 32 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं? अल्बानिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टेनेग्रो, नेदरलैंड्स, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्पेन, स्वीडन, टर्की, यूके, यूएस। तो ये है इसकी 32 कंट्रीज़। अब इसके अंदर से जो अगली समिट जो हो रही है नेटो की, वो कहाँ होनी है? टर्की के अंदर होनी है। हाँ, फिर जो नेक्स्ट समिट होनी है वो टर्की के अंदर होनी है। इज़राइल और ईरान की हमने बात कर ली, एनपीटी की हमने बात कर ली, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की हमने बात कर ली। इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है, बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर है, शुरू से मेंबर है 1957 से। एनपीटी को हमने साइन किया नहीं किया क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेटरी लगा कि हैव्स एंड हैव नॉट्स के बारे में, कि जिन्होंने 67 से पहले टेस्ट कर लिए और वो सब जो उनकी कहानी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यूरोपियन काउंसिल के ऊपर आते हैं। तो यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन यूनियन क्योंकि 26 अभी जनवरी पे वो दे वर द चीफ गेस्ट। तो यूरोपियन काउंसिल, पहले यूरोपियन यूनियन की बात कर लेते हैं। कितनी कंट्रीज़ हैं? 27 कंट्रीज़ हैं। नेटो में 32 कंट्रीज़ हैं। 2020 में यूके ने डिसाइड किया कि हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे, फिर इफ़ेक्ट होते होते वो 2-3 साल और लग गए। तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनको लगा कि हम आपस में क्यों लड़े जा रहे हैं, हमें इकट्ठा कोऑपरेट करके आगे चलना चाहिए। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन में का जन्म होता है। एंड ये सारी कंट्रीज़ हैं। देखो एक सेकेंड, स्पेन, पोर्चुगल, स्पेन से लगता हुआ फ्रांस, इधर आयरलैंड, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, ये छोटा सा लग्जमबर्ग, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये क्या है? बाल्टिक कंट्रीज़ भी हैं ये। एंड देन रोमानिया, बल्गेरिया, ग्रीस, साइप्रस, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, इटली, माल्टा, चेकिया एंड स्लोवाकिया। ठीक है, और पोलैंड ये रहा। तो ये एंड ऊपर फिनलैंड एंड स्वीडन तो है ही। क्या नॉर्वे इसका पार्ट है? नहीं, नॉर्वे यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। स्वीडन और फिनलैंड हैं पर। ओके, अगला फिर यूरोपियन काउंसिल में पहुंचते हैं। तो यूरोपियन काउंसिल के इसमें 46 मेंबर्स हैं। ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और एजेंडा ऑफ ईयूज़ पे बेसिकली बात करता है। अब ये कहाँ पर इसका है? ये है ब्रसल्स में, बेल्जियम। एंड देन रशिया को इसमें से निकाल दिया गया था इन 22 जब उन्होंने यूक्रेन का इन्वेजन करा। एंड इसके अंदर यूरोपियन EU की कंट्रीज़ हैं, यूएस इज एज ऑब्जर्वर स्टेट। ठीक है, तो इसमें जो नॉर्वे है, वो नॉर्वे यूरोपियन काउंसिल का पार्ट है पर यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। नॉर्वे इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट। न्यू स्टार्ट ट्रीटी का जिक्र था। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है? न्यू स्टार्ट ट्रीटी रशिया और यूएस की ट्रीटी है। किससे रिलेटेड है? न्यूक्लियर आर्म्स से रिलेटेड ट्रीटी है। एक्सपायर हो गई थी 2026 फेब में और अभी उसको रिकन्टिन्यूएशन की कोई बात नहीं हुई। तो न्यू स्टार्ट इससे रिलेटेड है, रशिया और यूएस से रिलेटेड है और न्यूक्लियर आर्म्स से रिलेटेड है। फिर NHAI की बात आती है। NHAI क्या है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़। तो उसका जो फास्टैग है उसकी एनुअल पास फ़ी बढ़ा दी गई है, 3000 कुछ रुपीज़ कर दिया गया है। फिर राजमार्ग यात्रा ऐप है इनका, या माई फास्टैग ऐप भी है जो ऑल इन वन है पूरा, ये रिचार्ज और इन सब चीज़ों के लिए। तो फास्टैग किसका है? NHAI का है। फिर COP30 क्या हुआ था? बेलेम ब्राज़ील में हुआ था। इसके अंदर जो मेजर चीज़ें ऐड करी गई या जो फोकस में थी वो था वाटर सैनिटेशन सिस्टम, जो कि जैसे हम वॉश भी कह देते हैं। वाटर सैनिटेशन सिस्टम से रिलेटेड टर्म वॉश है। फिर
59 बेलम एडाप्टेशन इंडिकेटर्स का जिक्र था, कौन से फ्रेमवर्क के अंदर, यूएई फ्रेमवर्क के अंदर फॉर ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस। और पेरिस एग्रीमेंट 2015 की 10th एनिवर्सरी भी थी, तो उसकी 10th एनिवर्सरी हुई। यूएई फ्रेमवर्क के अंडर हमने बेलम एडाप्टेशन इंडिकेटर्स भी दिए और वाटर और सैनिटेशन सिस्टम्स पे फोकस था। एंड फिर उन्होंने कहा अर्ली वार्निंग सिस्टम्स पर भी फोकस था। ठीक है, अब तो होगी बेलम की बात ब्राज़ील में इन द अमेज़न बेसिन। फिर नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो ये NAQUIM 2012 का है। कौन करता है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। सेंट्रल ग्राउंड वाटर, वैसे इसमें होता क्या है कि जितने भी हमारे एक्वीफायर्स हैं, मतलब ग्राउंड के नीचे पानी के जो लेवल्स हैं, उनको मैप करना डिजिटली और उनका स्पेसिफिक मैनेजमेंट, उन पर रिपोर्ट्स वगैरह निकालना किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। मैपिंग करना, सर्वेस करना। फिर ये जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, ये रिपोर्ट भी निकालता है अबाउट ग्राउंड वाटर क्वालिटी। जो अभी इंदौर में ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन का केस भी हो गया था कि वो लाइंस बीच में मिक्स हो गई, टूट गई। अब क्या सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है वो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है? नो, इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो CGWB स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इट्स एन अटैच्ड ऑफिस टू द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे, तो ये कौन रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ करता है NSO। 2017 से कर रहा है। किसके अंदर आता है? मॉस्पी के। अभी इसमें क्या चेंज हुआ था कि अब हम मंथली वीकली भी हमें पता चलने लगेगा स्टेटस, क्योंकि अभी जो मेथड है वो है मंथली वीकली स्टेटस अप्रोच। अर्बन और रूरल के लिए अलग अलग होता है। अब क्वार्टरली भी हमें इसके फिगर्स पता चलते हैं। जो भी 15 ईयर्स से अबव लोग हैं उनको ये गिनता है जब व्हेन दे टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर फोर्स। तो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ऐसे एक मेजर चीज़ें हैं जो पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे रिवील करता है। NSO कंडक्ट करता है, मॉस्पी के अंडर आता है। और अभी इसके मेथड में चेंज हुआ था, मंथली वीकली स्टेटस अप्रोच इनको ये अडॉप्ट करेंगे। फिर अडॉप्ट करी गई है। फिर धराली फ्लड्स कहाँ आई थी? उत्तराखंड में आई थी। तो उसके अंदर उसके ऊपर एक रिपोर्ट आई थी कि जो भागीरथी रिवर है श्रीकांता ग्लेशियर से, तो जो ये अभी एक लेटेस्ट स्टडी आई है जो इसरो ने रिवील करा है अबाउट द कॉज ऑफ जो फ्लड्स थी वहाँ पे। एंड तो जो धराली की फ्लड्स हुई उत्तराखंड में, वहाँ पर श्रीकांत ग्लेशियर जो कि धराली विलेज के पास है, और फिर वो वहाँ जाकर खीरगढ़ स्ट्रीम है जिसमें मिलता है। तो ओरिजिनल इसका जो है ग्लेशियर है और ये वाला ग्लेशियर इसका ओरिजिन है, और नीचे ये जाकर मिल जाती है भागीरथी रिवर में। भागीरथी रिवर निकल रही है गौमुख से। सो भागीरथी इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम गौमुख, और जो श्रीकांत ग्लेशियर है ये धराली विलेज के साथ साथ है। फिर ये नीचे जाकर खीरगढ़ स्ट्रीम में फीड करता है और फिर वो भागीरथी में मिलती है। तो इसके अंदर श्रीकांत ग्लेशियर में क्या थे? आइस पैचेस थे इन द एंड, जिसकी वजह से आइस पैचेस किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ रीजनल वार्मिंग, मतलब कि वहाँ पर लेस आइस, मतलब लॉस ऑफ मोर आइस। तो आइस पैचेस थे श्रीकांत ग्लेशियर में जो कि धराली विलेज के साइड में, और भागीरथी रिवर के नीचे जाके ये जो खीरगढ़ स्ट्रीम है वो भागीरथी रिवर में मिल जाती है। सो इंस्टेबिलिटीज़ इन कायरोस्फीयर, जिसकी वजह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड वाली सिचुएशन या वो कह लो वो हो गई थी। बट मेजर ट्रिगर वाज बिकॉज ऑफ आइस पैचेस इन श्रीकांत ग्लेशियर। ठीक है, अब 16th इंडिया EU समिट हुई थी कहाँ पर? दिल्ली में, जिसके अंदर EU FTA साइन हुआ, विच इज़ द मदर ऑफ ऑल डील्स। ठीक है, तो येलो पीस क्या है? ये मेजरली इंडिया इम्पोर्ट करता है कनाडा और रशिया से। सब्स्टिट्यूट है ये फॉर पल्सेस।
तो इनका इंपोर्ट इतना ज़्यादा बढ़ चुका था एक लेवल पर कि नवंबर में इंडिया को इस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगानी पड़ी, क्योंकि जो इसकी वजह से जो बाकी पल्सेस के प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा गिर गए थे, एंड देन फार्मर्स हैड टू सेल their produce way below their cultivation cost, एंड देन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके अंदर बोला था कि फार्मर्स आर डाइंग और क्या कर रहे हो आप। तो येलो पीस जो पीली मटर जिसे कहते हैं। फिर नेशनल पल्सेस मिशन या मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, तो ये है कि 2025 से 31 में हम सेल्फ सफिशेंट हो जाएं पल्सेस में, एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के साथ। तो इंडिया जो है इट्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस, फिर भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो हमारी डिमांड से मैचअप नहीं कर पाती है। तो इसमें पल्सेस मिशन में ये है कि हम इम्प्रूव करें सीड्स को, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करें, अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट हो, फ्री सीड किट्स बांटी जाएँ, प्रोसेसिंग यूनिट्स हों, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम किया जाए, और 100% प्रोक्योरमेंट हो तुअर, अरहर, और मसूर का 100% प्रोक्योरमेंट हो। फॉर 4 years अश्योर किया गया है ऑन MSP। ये इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, तो मैंने बता दिया। तो एक साथ ही पोर्टल है इसका ये सब चीज़ें को मॉनिटर करने के लिए। फिर MSP से रिलेटेड वो आ जाती है PSS, प्राइस सपोर्ट स्कीम ऑफ PM आशा। देन इसमें यह है कि जितने भी फैलो एरियाज़ हैं उनको भी अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए। प्रोक्योरमेंट कौन, नाफेड, NCCF। नाफेड इज़ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, एंड NCCF क्या, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इनका इम्पोर्टेंट रोल है। तो नेशनल पल्सेस मिशन में मेजर क्या बात है कि 4 साल तक 100% प्रोक्योरमेंट होगा, और हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केम इनटू फोर्स, क्योंकि इलेक्शंस अनाउंस कर दिए गए हैं स्टेट्स में। तो क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो स्टैट्यूटरी है? नहीं, इट इज़ नॉट स्टैट्यूटरी। पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको फोर्स करता है। जब से शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तब तक, और जब तक प्रोसेस कंक्लूड नहीं होता तब तक ये फोर्स में रहता है। इसमें होता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ऐसे प्रचार नहीं कर सकते, या फिर ऐसी स्कीम्स अनाउंस नहीं कर सकते, ऐसी ये सब चीज़ें, जैसे चुनाव आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता एंड तमिलनाडु, केरला, असम और वेस्ट बंगाल में जब अभी अनाउंस कर दिए गए इलेक्शन, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन फोर्स लग गया है। जब से शेड्यूल अनाउंस होता है और जब तक पूरा प्रोसेस कंक्लूड नहीं होता तब तक वो रहता ही है, और स्टैट्यूटरी नहीं है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ठीक है। फिर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किससे रिलेटेड है? सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। तो रूफटॉप सोलर, तो अभी करेंटली हम 17 गीगावाट्स पे हैं। हम चाह रहे हैं कि एंड जब भी सोलर का जिक्र आता है तो फोटोवोल्टेइक सेल्स का जिक्र आएगा ही। फोटोवोल्टेइक सेल्स और इन सब का जिक्र आ रहा है, तो अभी बजट में सोडियम एल्यूमिनेट पे ड्यूटी भी हटाई गई है, उससे छूट दी गई है, क्योंकि वो दैट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ वेफर्स, जो कि इसमें यूज़ होते हैं सोलर सेल्स में। फिर PIBV क्या है? एक तो बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक्स। तो हम एक तो होता है कि बिल्डिंग बनी हुई है उसके ऊपर आप रूफ पे ये सब पैनल लगा दो, उसके लिए सब्सिडी दे दो। और एक है PIBV, मतलब कि जो उस बिल्डिंग का मटेरियल ही है, जैसे उसकी विंडो पेन्स हो गई, उसका बाहर का एक्सटीरियर हो गया, इन सब चीज़ों में उसका मटेरियल ही ऐसे कर दिया जाए कि इट गेट्स इंटीग्रेटेड। अब इस स्कीम में क्या है कि हम 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में हमें 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है पर मंथ पर छूट मिलेगी, और 40% कॉस्ट जो है सोलर पैनल्स की उस सब पे सब्सिडी दी जाएगी। ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है। सबसे ज़्यादा जो हाउस होल्ड्स जिनको फ़ायदा मिला है वो मिला है गुजरात में। सो गुजरात इज़ द हाईएस्ट। रूफटॉप है भी क्योंकि वहाँ गुजरात, राजस्थान, ये सब सनलाइट रिसीविंग एरियाज़ हैं सबसे ज़्यादा। तो
गुजरात। फिर पीएम कुसुम की बात करते हैं, तो पीएम कुसुम की बात करें तो ये किसमें, तो घर के लिए क्या है, रूफटॉप सोलर। पीएम कुसुम है एग्रीकल्चर के लिए, तो सोलर यूज़ इन एग्रीकल्चर कि एक तो है कि आप स्मॉल ग्रिड से कनेक्ट कर दो रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स को। दूसरा है कि आप स्टैंड अलोन पम्प से कर लो सोलर से जो चलते हैं। और तीसरा है कि जो एग्जिस्टिंग पम्प्स हैं उनको सोलर कर दो, ताकि फिर जो फार्मर है वो ग्रिड से ग्रिड को सरप्लस अप्लाई करे। तो एक पार्ट है कि आप ग्रिड बना दो, एक पूरा स्मॉल कनेक्टेड ग्रिड टू रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट, जहाँ से ये लोग बिजली लें। दूसरा है कि जो पंप्स हैं वो स्टैंड अलोन सोलर चलने लगे, मतलब इंडिपेंडेंटली ग्रिड से हिसाब नहीं। और तीसरा है कि जो एग्जिस्टिंग पंप्स हैं उनको उनका सोलराइजेशन कर दो, और फिर जो सरप्लस है वो फार्मर ग्रिड में फीड करें। तो पीएम कुसुम एग्रीकल्चर पंप से रिलेटेड हो गया सोलर के, और रूफटॉप सोलर वो घर वाले हो गए। अभी हम 129 गीगावाट सोलर एनर्जी है हमारी इन 2025, और रूफटॉप से हम 17 गीगावाट्स तक पहुँचे हैं। अभी जब सन की बात है तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो आएगा ही। फाउंडर कौन है, इंडिया एंड फ्रांस का, 2015 में। एंड जब COP 21 हुआ, एंड इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, गुरुग्राम में। सो अब इसमें ये था कि 1000 मिलियन डॉलर्स को मोबिलाइज़ किया जाएगा टू इन्वेस्ट बाय 2030। पहले ये था कि सिर्फ जो सनशाइन कंट्रीज़ है, मतलब जो ट्रॉपिक्स के बीच में वही ज्वाइन कर सकती हैं, बट अब ऑल UN मेंबर्स कैन ज्वाइन। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ या फिर जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स जो हैं, उनके लिए उन पर काफ़ी फोकस किया जाना। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया। फ्रांस और इंडिया हेडक्वार्टर्ड कहाँ है, गुरुग्राम में। 2015 में हुआ था जब COP 21 हुआ था, पेरिस में हुआ था। पेरिस COP 21 की, मतलब पेरिस वाले एग्रीमेंट की अभी 10th एनिवर्सरी हुई थी। COP 30 में बेलेम ब्राज़ील में, ठीक है। फिर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, ये जो पोस्ट है अभी कौन है, डॉक्टर अजय सूद जी हैं। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, ये ऑफिस क्या है, तो ये 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था। एंड ये एडवाइस करते हैं पीएम को एंड कैबिनेट को ऑन साइंस एंड टेक्निकल, जो भी टेक्नोलॉजिकल अफेयर्स। अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी आता है ये। अब जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं वही किसके चेयरमैन है, वो चेयरमैन है PMSTIAC। ये जो PMSTIAC है ये क्या है, PM साइंस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। तो ये काउंसिल जो है ये एक्सपर्ट्स की एक कमिटी का एक ग्रुप समझ लो। ये ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो फिर बहुत सारे जो भी मिशंस हैं उनके ऊपर एडवाइस करते हैं। जैसे डीप ओशन मिशन हो गया, AI मिशन हो गया, मतलब अभी क्या क्या चल रहा है साइंस रिलेटेड, इससे क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उनके लिए बहुत एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत पड़ती है कि व्हाट्स दी स्कोप, अभी क्या है। तो अब जो भी लोग मतलब इलेक्ट होकर आए हैं वो लोग इतने एक्सपर्ट्स तो नहीं हैं, उनका सब्जेक्ट फील्ड नहीं है। तो ये जो PM साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइजरी काउंसिल जो है वो इनको एडवाइस करता है। इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल जो है वो इनको एडवाइस करता है, और इसके चेयरमैन कौन है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू PM जो हैं डॉक्टर अजय सूद जी। फिर हम बात करते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की। अब फ्लू गैस और सिन गैस, ये दो गैसेज है जिनका बड़ा जिक्र आता रहता है। तो इसमें बात करें अगर, तो पहले फ्लू गैस की बात करते हैं। तो फ्लू गैस क्या है कि जो भी एग्जॉस्ट, मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह से जो भी निकलता है उसमें से हम अगर SO2 को हटा दें, जो कि हमारे थर्मल प्लांट्स हैं, अगर हम उनमें से जो कोल फायर्ड थर्मल प्लांट्स हैं उनमें से जो एग्जॉस्ट निकल रहा है उसमें से हम SO2 को निकाल दें, तो उसे हम बोलते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। विच वो कैसे किया जाता है कि अल्कलाइन सॉर्बेंट लिया जाता है, लाइमस्टोन जिप्सम टाइप, और उससे उस गैस को स्क्रब करा जाता है ताकि उसमें से SO2 हटा दिया जाए। SO2 जो है वो कलरलेस बट वेरी शार्प ओडर की गैस होती है। अगर बहुत मतलब जो SO2 है वो एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो सॉरी, जो SO2 है वो
पल्यूटेंट भी है। जैसे और कौन कौन से पल्यूटेंट्स हैं, PM2.5, PM10, NO2, SO2, लेड, अमोनिया, बेंजीन, ये सब पल्यूटेंट्स हैं। अब ये जो NAAQS क्या है और CPCB क्या है, तो NAAQS इज़ एयर क्वालिटी बेंचमार्क, और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं कॉन्सेप्ट, इट्स बाय CPCB है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो किससे सेटअप हुआ है, बाय एयर एक्ट, सॉरी। तो ये जो NAAQS है यानी एयर क्वालिटी बेंचमार्क के जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये एक सेकेंड, यानी ये जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इसके मतलब लेवल्स बताती है पोल्यूशन के, एंड दिस एन CPCB है इसकी जो अथॉरिटी रिलेटेड है। पर CPCB वॉज सेटअप बाय वाटर एक्ट, एंड जो ये NAAQS है, दिस इज़ गवर्नड बाय द एयर एक्ट। तो CPCB का वाटर एक्ट है। क्या CPCB स्टैट्यूटरी बॉडी है? हाँ, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड वाटर एक्ट के तहत आती है, पर जो NAAQS है वो एयर एक्ट के तहत आता है, ठीक है। तो एक ये भी चीज़ है कि जो हमारे लेवल्स हैं PM2.5 के, वो दे आर हायर देन जो लेवल्स WHO प्रिस्क्राइब करता है। हमारे यहाँ तो है कि 24 आवर्स का 60 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब होना चाहिए, और तो WHO कहता है कि जो हमारा एनुअल कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए PM2.5 का, वो 5 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 24 आवर्स का होना चाहिए 15 मीटर क्यूब से पर मीटर 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर इंडिया में यही लेवल 60 और 40 हैं, समझ रहे हो, 15 और 5 और 60 और 40। और CPCB वाटर वाला है, और NAAQS नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो CPCB देती है, पर एज़ पर द एयर एक्ट। अब ट्रांजिशन जोन क्लोरोफिल फ्रंट क्या है? ये पैसिफिक ओशन के कंटेक्स्ट में आता है, विच इज़ अ बाउंड्री बिटवीन न्यूट्रिएंट रिच एंड न्यूट्रिएंट पुअर वाटर्स। तो ट्रांजिशन जोन क्लोरोफिल फ्रंट। अब MSP के ऊपर आ जाते हैं। तो MSP फॉर खारिफ क्रॉप्स। अब खारिफ क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? रागी, ज्वार, हाइब्रिड ज्वार, मालदंदी, नाइजर सीड, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, सेसमम, सनफ्लावर, तुअर, बाजरा, उड़द, पैडी, कॉमन पैडी ग्रेड ए एंड मूंग। अब और एक क्यों है ये सब खारिफ क्रॉप? खारिफ कौन है? मानसून में सो, और फिर विंटर्स में वो हार्वेस्ट होती है। अब ये सब जो ये ज्वार का आटा और ये बाजरा और ये सब चीज़ें हम विंटर में ज़्यादा खाते हैं। तो MSP कैलकुलेट करने का तरीका कौन सा है? C2 = A2 + FL। ये हमने कराई था। क्या ये स्वामीनाथन फॉर्मूला है? नहीं, स्वामीनाथन फॉर्मूला कहता है कि वो तो 50% मोर देन जो कॉस्ट आपको पड़ रहा है उस जितना होना चाहिए। अब लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा हाइक किस उसमें हुआ था, क्रॉप में हुआ था? तो नाइजर सीड में सबसे ज़्यादा हाइक किया गया था, ठीक है। अब एक MISS स्कीम कौन सी है? सबवेंशन कंपोनेंट ऑफ मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, मतलब कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट किया जाता है टू फार्मर्स एट अफोर्डेबल रेट्स। फिर वो उसको किसके थ्रू उन्हें वो क्रेडिट दिया जाता है? थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब 3 लाख तक का उनको लोन मिल सकता है, और सबवेंशन रेट एक सब्सिडाइज रेट पे मिलता है 7% के। 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन हो सकता है। किस लिए किया गया? ताकि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिले रूरल एरियाज़ को। इसके अंदर एक प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव भी है। प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव क्या होता है कि अगर वो समय से चुका देते हैं तो 3% की उनको छूट मिल जाती है, तो फिर मतलब 4% ही उनको इफेक्टिव होता है। तो प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। और ये क्रॉप्स हैं खारिफ क्रॉप जो हैं रागी, ज्वार, नाइजर सीड, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, मूंगफली, सेसमम, सनफ्लावर सीड, दालें, पैडी, मूंग,
ठीक है। अब CACP जो है वो इन टोटल, अब ये तो हमें पता है कि CACP रेकमेंड करता है, CCEA अप्रूव करता है। तो CACP रेकमेंड करता है फॉर हाउ मेनी कमोडिटीज़, फॉर 23 कमोडिटीज़ ये रेकमेंड करता है, जिसमें कि 7 सीरियल्स हैं: पैडी, वीट, मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट, बार्ले, रागी। पैडी तो पता ही है, वो चावल। क्या इंडिया हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? हाँ, इंडिया इज़ फर्स्ट, मतलब इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पैडी इन द वर्ल्ड। और फिर उसके बाद आता है चाइना। मतलब पहले चाइना था, पर हमने अब चाइना को ओवरटेक कर लिया। देन वीट का कौन है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? वीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना ही। सो वीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना, बट पैडी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज़ इंडिया। सो वीट का इज़ चाइना। अब मेज़ की बात करते हैं। मेज़ कौन, मक्का कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? US में है, फिर चाइना में है, एंड देन इट्स इन ब्राज़ील। तो मेज़ कौन हो गया US में। देन सोरगम, जो कि है हमारा ज्वार। तो जो हम थर्ड मोस्ट ग्रोन क्रॉप है हमारे यहाँ आफ्टर पैडी एंड वीट। फिर पर्ल मिलेट क्या है? बाजरा सबसे ज़्यादा इंडिया। बार्ले क्या है? जौ। रशिया। ये जो नवरात्रि भी अभी चल रहे हैं, तो कुछ लोग नवरात्रि में जौ यूज़ करते हैं। इस वाली नवरात्रि में नहीं, तो जो वो दिवाली के टाइम आती है, दिवाली से पहले आती है, मतलब दशहरा से पहले जो आती है उसमें यूज़ करते हैं जौ। तो बार्ले हो गया जौ, एंड रागी सबसे ज़्यादा इंडिया में एंड कज़ाकिस्तान में, इंडिया में कर्नाटका में रागी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। तो पैडी कहाँ पे? पैडी का सबसे ज़्यादा कौन है? इंडिया। वीट का कौन है? चाइना। कॉर्न का कौन है? USA। सोरगम यानी ज्वार का कौन है? ज्वार थर्ड मोस्ट ग्रोन क्रॉप है। पर्ल मिलेट, बाजरा, इंडिया सबसे ज़्यादा है। बार्ले का रशिया सबसे ज़्यादा है, रागी इंडिया है। अब जो बार्ले है वो इंडिया में कहाँ है? राजस्थान में होता है। मेज़ कहाँ? जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, ये सब यहाँ पर मेज़ हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि पल्सेस के बारे में। तो एक तो सीरियल्स की हमने बात कर लिया, पल्सेस की बात करते हैं। तो ये तो हमें पता है दैट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। कौन सी 5 पल्सेस हैं जिस पे MSP मिलता है? तो एक तो है ग्राम, तूर, मूंग, उड़द एंड लेंटिल मसूर। वैसे लेंटिल सारी दालों को भी कह देते हैं, बट इधर मसूर की बात हो रही है। तो ग्राम, तूर, उड़द, मूंग एंड मसूर। ठीक है। अब ग्राम सबसे ज़्यादा इंडिया, तूर इंडिया, मूंग इंडिया, उड़द भी इंडिया, लेंटिल कनाडा, और इंडिया में थोड़ा क्लोज कॉल रहता है। अब जब हम ये बात करते हैं कि एंड तूर म्यांमार में भी बहुत होता है। एक सेकेंड, ये पेन कभी कोई मैल फंक्शन कर जाता है। तो अब जब हम ये बोलते हैं कि हम दाल बाहर से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो कहाँ से करते हैं हम करते हैं कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, म्यांमार, रशिया, तंजानिया, सूडान, मालावी, मोज़ाम्बिक, इन सब जगह से हम पल्सेस को इंपोर्ट करते हैं। तो ग्राम, तूर, मूंग, उड़द, लेंटिल। सीरियल्स कौन कौन से हैं? वीट, राइस, मेज़, सोरगम, रागी, बार्ले, पर्ल मिलेट। अब हम बात करते हैं ऑयल सीड्स की। तो ऑयल सीड्स ग्राउंडनट, मूंगफली, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा चाइना में है। देन रेप सीड, मस्टर्ड इंडिया में है। रेप सीड और मस्टर्ड में थोड़ा हल्का सा लाइक देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन बोथ दिस टर्म, अगर आप टेक्निकली देखो तो। ग्राउंडनट इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गुजरात में। रेप सीड, मस्टर्ड इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में। दैन सोयाबीन कहाँ से आती है? ब्राज़ील से। और सोयाबीन उगती कहाँ है? मध्य प्रदेश में, इंडिया में सबसे ज़्यादा। दैन सेसमम
सूडान, सनफ्लावर रशिया यूक्रेन, सैफफ्लावर कज़ाकिस्तान और इंडिया में क्लोज कॉल है, नाइजर सीड इंडिया में, या फिर उसके बाद आता है इथोपिया में, और नाइजर को ही सबसे ज़्यादा हाइक मिला था लास्ट टाइम। तो जो सैफफ्लावर है वो राबी है, एंड देन इट्स अ चीप सब्स्टिट्यूट फॉर सैफरन। अगर आप इसकी फ़ोटो भी देखो तो वो सैफरन जैसे कलर का ही होता है, येलो या फिर ऑरेंज होता है, एंड इट्स अ चीप सब्स्टिट्यूट फॉर सैफरन, सैफफ्लावर जो है। तो ग्राउंडनट हो गया, रेपसीड हो गया, सोयाबीन हो गया, सेसमम, सनफ्लावर, सैफफ्लावर एंड नाइजर सीड। अब ग्राउंडनट जो है वो चाइना में सबसे ज़्यादा होता है, रेपसीड मस्टर्ड इंडिया में, सोयाबीन ब्राज़ील में, सेसमम सूडान में, सनफ्लावर रशिया में, सैफफ्लावर कज़ाकिस्तान या इंडिया में, नाइजर सीड इंडिया में। कमर्शियल क्रॉप्स कौन कौन सी? कोपरा, कॉटन, जूट एंड शुगर केन। कोपरा सबसे ज़्यादा कहाँ है? इंडोनेशिया में। कोपरा सूखा हुआ नारियल इंडोनेशिया, शुगर केन ब्राज़ील में। ब्राज़ील से हमने एक चीज़ और ली थी ना, हाँ सोयाबीन, सो ब्राज़ील सोयाबीन भी वहाँ पर है, एंड देन कॉटन का चाइना एंड देन इंडिया। रॉ जूट इंडिया, इंडिया के बाद आता है बांग्लादेश, क्योंकि उसी एरिया में वो वेस्ट बंगाल असम वाला जो इलाका है, तो रॉ जूट आ जाता है उधर। तो 5 ग्रुप्स हैं जिसमें ये जिनके लिए एमएसपी अनाउंस होता है। तो राबी क्रॉप्स हो गई, खारिफ क्रॉप्स हो गई, शुगर केन, रॉ जूट एंड कोपरा। शुगर केन में हमने वो एफआरपी और वो सब भी देखा था, एंड रॉ जूट और कोपरा। अब राबी फिर कौन कौन सी क्रॉप्स हैं? राबी की वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, रेपसीड, मस्टर्ड एंड सैफफ्लावर। तो सैफफ्लावर इज़ अ राबी क्रॉप, वीट राबी क्रॉप, बार्ले राबी क्रॉप, ग्राम इज़ ऑल्सो राबी क्रॉप, मसूर, रेपसीड, मस्टर्ड। तो बार्ले इज़ अ राबी क्रॉप, ठीक है। हाँ, तो बार्ले इज़ अ, एक सेकेंड, हाँ बार्ले इज़ अ राबी क्रॉप। और फिर ये जो बची हुई हैं वो आपकी खारिफ हो गई, पैडी, उड़द, बाजरा, सेसमम, ग्राउंडनट, ये सोयाबीन, कॉटन, बाजरा लग सकती है कि वो खारिफ क्रॉप है, पर नहीं, आपको वो का राबी क्रॉप है, पर इट्स अ खारिफ क्रॉप। हमें राबी क्रॉप इसे उससे देख के चलना है कि उसे समर में खाया जाता हो, इस हिसाब से लेकर चलो। तो या फिर उल्टा ले लो कि खारिफ क्रॉप्स वो हैं जिन्हें विंटर में खाया जाता हो, क्योंकि तभी तो उनकी फसल कट पाएगी ना। लेकिन या फिर पानी के हिसाब से भी देख सकते हो, इसमें कम पानी, ज़्यादा पानी वाले। तो ये हो गया। अब ऑयल सीड्स की बात है तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स। एक राबी क्रॉप्स एक बार अगर हम देख लें तो राबी क्रॉप्स में सैफफ्लावर अलग है, जो कि विच इज़ अ राबी क्रॉप, मस्टर्ड इज़ ऑल्सो अ राबी क्रॉप, बार्ले इज़ ऑल्सो अ राबी क्रॉप, वीट, ग्राम एंड ये मसूर इज़ ऑल्सो अ राबी क्रॉप। पर तुअर और मूंग ये सब खारिफ क्रॉप्स हैं। अब नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स, NMEO ऑयल सीड्स, ये बोलता है कि हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है इन 7 ईयर्स इन ऑयल सीड्स, यानी कि 24-25 से लेकर 30-31 तक। इसका एक साथ ही पोर्टल है जहाँ से आप ये सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हो। साथ ही पोर्टल हमने यहाँ भी बात की थी पल्सेस मिशन में, तो ऑयल सीड्स में भी साथ ही पोर्टल है और पल्सेस मिशन में भी साथ ही पोर्टल है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ ऑयल, तो एक तो है कि मस्टर्ड, रेपसीड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमम, तिल का तेल जिसे कहते हैं। तो ये प्राइमरी सोर्सेज है हमारे, एंड जो सेकेंडरी हैं वो हैं कॉटन सीड, राइस ब्रान, या फिर जो ट्री बॉर्न ऑयल्स होते हैं वो। अब तो ये तो हमारा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स है, ठीक है। ऑयल सीड्स, रेपसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमम, ये प्राइमरी है। सेकेंडरी में कॉटन सीड, राइस ब्रान, ट्री बॉर्न, ये सब आते हैं। अब NMEO की बात करें अगर हम, ऑयल पाम वाला, तो 21 में हमने ये ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल सीड्स से पहले हमने पाम ऑयल के लिए भी लॉन्च किया 21 में, जिसके अंदर हमने इसी में पहले भी पढ़ा था कि पाम ऑयल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब हम एडिबल ऑयल्स की बात करते हैं। तो
नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में क्रूड पाम ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाना। ठीक है, ये कर दिया। अब पाम ऑयल स्टेट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? नॉर्थ ईस्ट हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गोवा, मतलब वही कोस्ट पे कह लो। क्यों ये सबसे ज़्यादा उगता है या क्यों सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है, ऑयल यील्डिंग कैपेसिटी इसकी सबसे ज़्यादा है पर हेक्टेयर, सबसे ज़्यादा ऑयल ये दे सकता है। पाम ऑयल भी दो प्रकार के होते हैं, पाम ऑयल एंड पाम कर्नल ऑयल। अब तो ये तो हो गई पाम ऑयल की बात। ठीक है, पाम ऑयल तो सूडान फंड का बहुत जिक्र आता है क्योंकि एक सूडान ब्लॉक है इंडिया के अंदर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ सूडान ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे दिए थे कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इंडियन ट्रूप्स के रोल के लिए। तो ये हो गया इंडिया के बारे में। फिर डिफेंस एक्सपेंडिचर, क्योंकि इंडिया की बात हो रही है तो डिफेंस एक्सपेंडिचर के ट्रेंड की भी बात करनी चाहिए। वो हमारा बढ़ ही रहा है। सबसे ज़्यादा पैसा जो डिफेंस पे खर्च करता है वो है यूएस, फिर चाइना, फिर रशिया, फिर जर्मनी एंड देन कम्स इंडिया। तो सबसे पहले यूएस, फिर चाइना, फिर रशिया, फिर जर्मनी एंड देन इंडिया। अब TOTR यानी टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स प्रोजेक्ट, इसके बारे में बात करी जाए। अच्छा, इंडिया कितना 7 लाख करोड़ करीबन बजट में इस बार है कि वो खर्च करेंगे। अब TOTR क्या है? टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स। तो ये टाइगर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट और इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है कि अगर टाइगर इट्स रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ टाइगर्स फ्रॉम द सोर्स यानी कि कोर टू द पेरिफेरी, जो कि सिंक एरियाज़। तो कॉरिडोर्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है और ये कॉन्फ्लिक्ट्स की हो रही है, मतलब इन सब के बारे में TOTR। अगेन ये किसके अंतर्गत है? NTCA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। NTCA को चेयर कौन करते हैं? मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एंड नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को चेयर कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। अब इंडिया और आर्मेनिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मैपिंग करी थी कि ये ईरान की मैपिंग है। लेफ़्ट से शुरू करें, क्लॉकवाइज चलना। पहले इराक आएगा, फिर तुर्की आएगा, फिर आर्मेनिया आएगा, फिर अजरबैजान आएगा, फिर कैस्पियन सी आएगा, फिर तुर्कमेनिस्तान आएगा, फिर अफ़गानिस्तान आएगा, फिर पाकिस्तान आएगा। नीचे यहाँ पर्शियन गल्फ़ आएगा, यहाँ गल्फ़ ऑफ ओमान आएगा, फिर UAE, फिर आएगा कुवैत, बहरीन, कतर। अब इंडिया और आर्मेनिया ये आर्मेनिया में येरेवन, अब नगोर्नो काराबाख रीजन की बात करें तो ये साउथ कॉकस रीजन में आता है। अब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज तो अजरबैजान का रीजन है, बट इनहेबिटेड बाय एथनिक आर्मेनियंस। करंटली तो अजरबैजान के कंट्रोल में है। क्यों इसका जिक्र था? क्योंकि इंडिया हैड सप्लाइड टू आर्मेनिया पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स एंड आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स। क्यों आर्मेनिया ऐसा कर रहा था? क्योंकि आर्मेनिया वांट्स टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन रशिया। तो पिनाका मिसाइल्स और आकाश पिनाका रॉकेट लॉन्चर और आकाश मिसाइल शील्ड्स क्या क्या हैं? तो पिनाका सिस्टम क्या है? पिनाका इज़ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है पिनाका, एंड ये DRDO ने डेवलप करा है। टाटा एडवांस सिस्टम, सोलर इंडस्ट्रीज, ये सब प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, बट बेसिक डिज़ाइन पिनाका का करा है DRDO ने, एंड इट इज़ अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। आकाश मिसाइल शील्ड क्या है? इंडिजिनस है। हाँ, शॉर्ट रेंज है, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल एरियाज़। एंड किसने? अगेन DRDO ने करा है। और ये फुली ऑटोमेटिक है, उसका क्विक रिस्पॉन्स टाइम है आकाश सिस्टम। तो ये हो गया हमारा आकाश सिस्टम्स के बारे में। अब और पिनाका के बारे में। अब हमारा चल पड़ते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो कि अभी ऑपरेशनल है ही, तो वो क्या था कि हमें इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करना है वाया ईरान एंड आर्मेनिया, बाईपास करना है रशिया, बाईपास करना है पाकिस्तान को। 7200 किलोमीटर्स का है ये। एंड इंडिया, ईरान, रशिया, सेंट्रल एशिया और मल्टी मॉडल है। ये 2000 में लॉन्च, मतलब अनाउंस हुआ था, लॉन्च जो भी कह लो। ये देखो, यहाँ से चलते हैं
मुंबई से शुरू हुए, ईरान के चाबहार पे पहुँचे, फिर पहुँचते हैं बंदर अब्बास, बंदर अब्बास से बंदर अंज़ाली, फिर उस तरफ पहुँचेंगे अस्त्राखान, फिर आगे रशिया सेंट पीटर्सबर्ग। तो मुंबई, बंदर अब्बास, चाबहार, बंदर अंज़ाली, अस्त्राखान, सेंट पीटर्सबर्ग, ये है INST वाला हमारा रास्ता। फिर आगे अब जब हम हमेशा कन्फ्यूज कभी हो जाते हैं कभी कभी INSTC और IMEC के बीच में। INSTC पुराना है, ये 2000 का है। इंडिया रशिया, इंडिया नॉर्थ सॉरी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जिसमें कि इंडिया, ईरान, इंडिया, ईरान और रशिया जो है वो है। इसके अंदर हमने पाकिस्तान को बाईपास कर दिया। और जो दूसरा है IMEC जो है, जो कि 2023 में अनाउंस हुआ है, G20 जब इंडिया की प्रेसिडेंसी थी, वो है कि आप इंडिया, US, UAE, साउथ अफ्रीका, EU, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब इन सब कंट्रीज़ के थ्रू होते होते आप मतलब बेसिकली ईरान और को बाईपास कर रहे हो। तो उसके अंदर किसको बाईपास कर रहे हैं पाकिस्तान में, इसमें आप ईरान को बाईपास कर रहे हो। कैसे? IMEC क्या है? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है। तो इंडिया वही मुंबई से चले, UAE का जबल अली पहुँचे, फिर UAE का अल गुफाइफत पहुँचे, फिर हरद पहुँचे, फिर रियाद पहुँचे, फिर सऊदी अरेबिया का अल हदीदा पहुँचे, फिर इज़राइल का हैफा पहुँचे, फिर ग्रीस में पिरायस पहुँचे। तो ये अब ये जो इसमें आप ईरान को बाईपास कर रहे हो, अब ये मतलब अनाउंस हुआ था G20 प्रेसिडेंसी में, अभी ऑपरेशनल नहीं है अभी। तो बस ये मैं बताई थी कि INSTC पुराना है और IMEC नया है, ठीक है। अब CAR T सेल थेरेपी के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर जो T सेल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द पेशेंट, फिर उनको मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो रिकॉग्नाइज़ करें कैंसर सेल्स को, और फिर वापस रीइंट्रोड्यूस कर दिया जाता है बॉडी में, जो कि बहुत कॉस्टली सिस्टम है। तो अब इन्होंने क्या एक दूसरा तरीका निकाला है इन वीवो कि इन बॉडी, इनसाइड द बॉडी ओनली जनरेशन हो जाए यूज़ ऑफ मतलब ये जो जेनेटिकली हम उनको मॉडिफाई करते हैं वो अंदर ही हो जाए। तो यूजिंग LNP यानी लिपिड नैनो पार्टिकल्स, सिमिलर वही वाला जैसे हमने mRNA में किया था ना, कि वो न्यूक्लियस से एग्जिट करता है कॉपी और फिर लिपिड्स के थ्रू ट्रैवल कर लेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि इनसाइड द बॉडी ओनली यूजिंग LNP लिपिड नैनो पार्टिकल्स, ये जो म्यूटेशन, मॉडिफिकेशन, रीइंट्रोडक्शन का पार्ट अंदर ही हो जाए। फिर क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स चर्चा में है तो कुछ स्टेट्स पे ध्यान दे लिया जाए। अगर पाक स्टेट इधर, पाक स्टेट है, पाक स्टेट इधर, स्टेट ऑफ मलाका आ जाएगा इधर, सबसे ज़्यादा स्टेट ऑफ हॉर्मूज इधर, बॉस्फोरस स्टेट, डार्डानली स्टेट, फिर उसके बाद यहाँ बेरिंग स्ट्रेट, देन 10 डिग्री चैनल इधर, अंडमान एंड निकोबार से रिलेटेड, बाब एल मंदाब स्ट्रेट इधर एकदम इसके बीच, मतलब पेनिनसुला की जो दूसरी साइड है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इधर, एंड ये कुछ कॉमन से स्ट्रेट्स की पोजीशन। फिर इवेपोरेटिव डिमांड पे आ जाता है। तो क्या होता है इवेपोरेटिव डिमांड, कि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर का जैसे जैसे हीट बढ़ती है वैसे वैसे एटमॉस्फेयर का थर्स्ट भी बढ़ती है, उससे ज़्यादा इवेपोरेशन होने लगता है सॉइल से और प्लांट से, तो इसलिए उसको बोलते हैं कि ग्रेटर इवेपोरेटिव डिमांड। फिर एक थर्स्ट वेव्स का कॉन्सेप्ट है, वो क्या होता है 3 और मोर डेज ऑफ इंटेंस इवेपोरेटिव डिमांड, उसको थर्स्ट वेव कह दिया जाता है। फिर IMO की बात करते हैं। IMO क्या है? इंटरनेशनल
मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है? हाँ, सो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज़ स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूएन, लंदन में बेस्ड। देन इनका क्या काम है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का? इसका काम है कि इन्वायरमेंटली साउंड शिपिंग हो, सेफ़ हो, सिक्योर हो। अब इससे रिलेटेड 2 कन्वेंशन आते हैं, मारपोल एंड सोलस। तो जो मारपोल है वो मरीन सेफ्टी के बारे में, और जो सोलस है वो पोल्यूशन रिलेटेड है। तो ये आईएमओ की बात हो गई। अब हम आते हैं, अब आईएमओ की बात है शिपिंग, मतलब पानी के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं। पानी के नीचे क्या है? सी बेड। तो वहाँ कौन सी आ जाती है? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। सी बेड अथॉरिटी जो वो अनक्लॉज और ये सब की बातें करती है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स पे किसका राइट होगा, कौन एक्सप्लोर कर पाएगा, मतलब मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज़ का। ये कहाँ पे बेस्ड है? जमाइका में। तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जमाइका एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो मैप था ना पीछे, ये इराक वाला, वो यहाँ पे भी आगे लगा दिया। तो ये है कि जब ये पुरानी जो प्लेसेस पॉपुलर थी, नतान्स, इस्फहान, तब्रिज़, अराहा, तो ये सब वो साइड्स हैं जहाँ पर अटैक्स हो रहे थे और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ रिलेटेड। ओके, आगे चलते हैं अब हम अबाउट न्यूक्लियर फैसिलिटी। जब न्यूक्लियर टर्म आई है तो इंडिया में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं? इंडिया में 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। कौन ओन करता है? एनपीसीआई ओन करता है, न्यूक्लियर पावर कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कंपनीज एक्ट में वो रजिस्टर्ड है। क्या पीएसयू है? हाँ, पीएसयू है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को कौन देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ही देखते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, पेंशन्स, ये सब जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर ही देखते हैं। और कोई भी ऐसा स्कीम या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट या कोई भी ऐसा इशू जो किसी को नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर देखते हैं। तो डायरेक्टली अंडर पीएम, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी। ओके, अब सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटीज़ लॉज के बारे में आ जाते हैं। तो यहाँ पे शांति बिल की भी बात आती है। तो पहले क्या था कन्वेंशन, मतलब पहले क्या था 1997 में कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, एक कन्वेंशन था जिससे रिलेटेड टू न्यूक्लियर डैमेजेस जो हो जाते हैं उससे क्या कंपनसेशन मिलना चाहिए, उसके क्या रूल्स होने चाहिए। तो इट वाज एम टू इस्टेब्लिश एक मिनिमम नेशनल कंपनसेशन अमाउंट। फिर इंडिया ने उसको रेटिफाई भी किया था वगैरह वगैरह। तो ये कन्वेंशन किसने अडॉप्ट किया था? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अडॉप्ट किया था। इंडिया फाउंडिंग मेंबर था, हाँ, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में था। तो उसने उसको अडॉप्ट किया था और बोला था कि हम 3000 मिलियन SDR, मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स को मोबिलाइज करेंगे फॉर ये कॉम्पनसेशन। फिर इसका 2026 में भी ये अमेंडमेंट आई कि जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट। ठीक है, अब हाँ, इंडिया पे वापस आ जाते हैं। तो इस कन्वेंशन को फिर जब 16 में रेटिफाई किया जब इंडिया ने, तो हम अपना सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2016 में इसने रेटिफाई कर लिया गया था। अब हमारे यहाँ कौन सा एक्ट था? सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट था, जो कि स्पीडी कॉम्पनसेशन देता था फॉर न्यूक्लियर एक्सीडेंट विक्टिम्स। पर अब ये सब हटा के क्या आ चुका है? शांति एक्ट आ चुका है, जिसके अंदर की जो प्लांट ऑपरेटर है उसके ऊपर लाइबिलिटी है सोली एंड नॉट ऑफ द सप्लायर, अनटिल अनलेस सप्लायर का कोई मैलिस इंटेंशन में कुछ मैलिस हो कि टू कॉज एन एक्सीडेंट। अब आर्टिकल 271 और आर्टिकल 281 की बात कर लेते हैं। 271 इज़ रिलेटेड टू सर्च चार्जेस जो यूनियन फॉर्म करते हैं, नॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट करते हैं। एंड 281 इज़ रिलेटेड टू लेइंग ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो प्रेसिडेंट जो है ही कॉजेज every recommendation by finance commission plus an explanatory memorandum telling the actions taken on those recommendations to be laid before each house of the parliament। तो प्रेसिडेंट जी उसको कॉज करते हैं। अब धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये किससे रिलेटेड है? किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। क्या काम है इनका? इनका काम है कि
FRA सेल्स का डिस्ट्रिक्ट लेवल FRA सेल्स से रिलेटेड है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FRA। अब ये है क्या, ये जो स्कीम है ये बोलता है कि जो ट्राइबल मेजॉरिटी के विलेजेस हैं उनको डेवलप करना, वहाँ पे 100% सैचुरेशन करना ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, जैसे कि हेल्थ, जैसे कि एजुकेशन, तो जैसे जो भी PVTGs हैं उन पर फोकस करना। अब इसके अंदर PM जनमान स्कीम भी आती है। तो ये बोलता ही है, ये जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, मतलब विलेजेस का सुधार करने पे फोकस है। तो इसकी जो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट यूनिट है जो FRA के इम्प्लीमेंटेशन के लिए होती है, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो ग्राम सभा को असिस्ट भी करते हैं ताकि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। इसके जो रूल्स हैं दे आर नॉट फ्रॉम FRA 2006। ये मतलब बेसिकली इतना है कि ट्राइबल अफेयर्स की है ये, और FRA के सेल्स हैं फॉर FRA इम्प्लीमेंटेशन। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम क्या है? सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम 2021 में हुआ फॉर सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम इन इंडिया। उसके डेवलपमेंट के लिए 76,000 करोड़ दिए गए हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड इसके अंदर ये है कि जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है उसके थ्रू ये इम्प्लीमेंट होगा, मतलब द बिगर मिशन उसका नाम ये है, जिसके अंदर ये है कि 50% का कॉस्ट सपोर्ट दिया जाएगा फॉर असेंबली एनुअल सेमीकंडक्टर, फॉर असेंबली टेस्टिंग पैकिंग एंड इस जब हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो एक एनुअल सेमीकंडक्टर इंडिया इवेंट भी होता है जिसके अंदर सेमीकंडक्टर का जो इवेंट होता है उसका नाम है सेमिकॉन। तो एक एनुअली सेमिकॉन इवेंट भी होता है जिसका मोटिव ये होता है कि वही बिजनेसेस और सब लोग आए एंड नेटवर्किंग वगैरह जो इवेंट्स का पर्पस होता है नॉर्मली। तो मोहाली में अभी एक सेमीकंडक्टर लैब भी वो करी गई है विच इज़ अ ब्राउन फील्ड लैब, तो उसको मॉडर्नाइज करा गया है फॉर सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट वगैरह। तो मोहाली में एक लैब है, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम है सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम्स के लिए। फिर एक डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी है इसके अंदर वगैरह वगैरह। अब विक्रम 32 क्या है? विक्रम 32 इज़ पहला इंडिजिनस डिज़ाइन एंड फैब्रिकेट किया गया हमारे स्पेस ग्रेड का माइक्रो प्रोसेसर जो कि इसरो के सेमीकंडक्टर लैब में हुआ है। तो विक्रम 32 बिट इज़ हमारा पहला इंडिजिनसली डिज़ाइंड फैब्रिकेटेड स्पेस ग्रेड का माइक्रो प्रोसेसर। अब ये जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है वो उसके अंदर PM गति शक्ति पोर्टल का भी यूज़ है क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी और इस सब के लिए ना, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो आएगा ही। अब डे ज़ीरो क्या है? डे ज़ीरो इज़ अ कंसेप्चुअल टर्म जो कि जब वाटर सप्लाई इतनी कम हो जाए कि टैप्स को बंद करना पड़े या पानी को राशन करना पड़े, तो वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 में एक आए कि और ये UN का दिया हुआ टर्म है। एंड डे ज़ीरो इज़ नॉट कि एक दिन के सूखे से नहीं होता ये एक कंसेप्चुअल टर्म है जो कि बोलता है कि रिपीटेडली ऐसे कर के इवेंचुअली एक ऐसी स्टेट आ जाए जब आपको पानी भी राशन करना पड़ जाए। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करते हैं तो कहाँ है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक तो लो अर्थ ऑर्बिट में एक मल्टीनेशनल माइक्रो ग्रेविटी लैब है। कब से? 2000 से। तो 2000 से है ये, 2000 से अभी। और हमने क्या पढ़ा था? INSTC इंडिया नॉर्थ साउथ ट्रांस इंडिया इंटरनेशनल, सॉरी मैं बार बार इंडिया की बोल रही हूँ, INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। फिर हमने एक मिनट, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर है, मल्टीनेशनल है, माइक्रो ग्रेविटी की इसमें बात हो रही है, 2000 से है ये। अब इसके अंदर कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व है? नासा, जाक्सा, CSA, ESA, रॉसकॉस्मॉस। ठीक है, नासा, जाक्सा, CSA, रॉसकॉस्मॉस, ESA
जापान, कनाडा, रशिया, यूरोपियन यूनियन और यूएसए। कब डीऑर्बिट करने का प्लान है? 30 के अंदर परमानेंटली इनहेबिटेड रहता है ये। और भी कल उसकी एक स्पेस वॉक, फर्स्ट टाइम उन्होंने स्पेस वॉक करी, उसका भी जिक्र था। तो कहाँ पर है? इन द मिडल ऑफ थर्मोस्फेयर ये प्लेस रहा है। तो ये दिखाते थे कुछ 1972 में अर्थ ऐसी थी। अब 2025 आते आते इतनी सैटेलाइट्स हो गई हैं, इतनी सैटेलाइट्स हो गई हैं आसपास। अब हम अलग अलग ऑर्बिट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑर्बिट्स पे हमेशा ही दिस सम फेटिश विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स। सबसे पहले आता है जीईओ, यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है कि वो अर्थ के रोटेशन को मैच करता है, ओवर द इक्वेटर है। हमें स्टेशनरी इसलिए अपीयर करती है क्योंकि अर्थ के साथ साथ घूम रहा है। तो जो भी सैटेलाइट्स को फिक्स रहना है ना बस एक ही पॉइंट पे, कि हमेशा उसी को देखते रहें ओवर अ पीरियड, तो लार्ज एरिया को वो कवर करता है। एक तो क्योंकि बहुत दूर से होता है, तो वहाँ पे जी ऑर्बिट्स में जो सैटेलाइट प्लेस्ड हैं वो सही रहती हैं, क्योंकि वो अर्थ की स्पीड को मैच करती हैं और एक ही जगह को मतलब एंड क्योंकि वो काफ़ी दूर होती हैं अर्थ से एंड ओवर द इक्वेटर होती हैं मोस्टली, तो वो क्या क्या कर पाती हैं कि एक ही जगह को दिन रात मॉनिटर कर सकती हैं। सर्विलेंस के लिए काफ़ी जगह यूज़ करी जाती है। एंड अगर हम 4-5 सैटेलाइट जो अगर जीईओ में पेस्ड हैं इक्वल डिस्टेंसेस, तो पूरी अर्थ कवर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट की, क्लोजेस्ट टू द सरफेस। अब जो चीज़ जितनी पास है, जैसे समझ लो मूवी का हॉल है, आगे बैठते हैं तो उतना अच्छा व्यू नहीं मिलता, दूर बैठते हैं तो बेटर व्यू मिलता है। तो जब आगे बैठते हैं तो हमें जो हम किसी चीज़ को बहुत क्लोजली देख सकते हैं। तो ऑर्बिटल, अब इसका जो ऑर्बिट होता है वो टिल्टेड होता है, उसका ऑर्बिट प्लेन जो होता है वो टिल्टेड होता है। सैटेलाइट इमेजिंग में यूज़ होता है, हायर रेजोल्यूशन होता है इसका, और वेस्ट टू ईस्ट मतलब वो सैटेलाइट फिर मूव करती है जो इसमें प्लेस्ड होती है। जैसे जो अभी हमने बात की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड है। क्यों? क्योंकि सबसे नीचे है ना, तो वहाँ तक पहुँचना भी आसान है, कम फ्यूल लगेगा, ईज़िली पहुँच जाओगे, और कम टेक्निकल हर्डल्स आएंगी। वरना जितना पास, जितना और दूर चले गए इट विल गेट डिफ़िकल्ट। तो शॉर्टर डिस्टेंस पड़ता है, इसलिए एलईओ में आईएसएस प्लेस्ड है। एंड यहाँ पर जो होता है ये मल्टीपल टाइम्स ऑर्बिट करता है अर्थ को। इन अ डे से 90 मिनट ही लगते हैं जो यहाँ पर अगर प्लेस्ड है। तो ये एक इट ऑर्बिट्स मल्टीपल टाइम। और जो जीईओ है वो तो मैच करता है अर्थ की रोटेशन को, एंड इट अपीयर स्टेशनरी। अब हम बात करते हैं अबाउट पोलर ऑर्बिट। तो पोलर ऑर्बिट क्या है? पोलर ऑर्बिट इज़ अ टाइप ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट, जिसके अंदर है कि वो ट्रैवल करता है फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल। मतलब कि जैसे लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर है कि वेस्ट टू ईस्ट होता है, पर पोलर ऑर्बिट के अंदर वेस्ट टू ईस्ट नहीं होता, फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल होता है। ऐसे समझ लो, ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे घूम रहा है वो। लो अर्थ ऑर्बिट ऐसे होते हैं, ये ऐसे घूम रहा है। तो ये फ्रॉम पोल टू पोल इसका हिसाब चलता है। फिर आता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होते हैं? ये भी एक टाइप ऑफ पोलर ऑर्बिट ही होते हैं, बट दे आर इन सिंक विद द सन। ये एंड दे अपीयर एट द सेम पोजिशन रिलेटिव टू द सन, और वो सेम पॉइंट को सेम टाइम क्रॉस करता है एट सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। डेली ये उसको क्रॉस करता है क्योंकि सन से सिंक्रोनस है। अब तो ये तो अलग अलग ऑर्बिट्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं लैग्रांज पॉइंट की। तो अगर आप पूछेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या एक ही बार चक्कर लगाता है? नहीं, ज़्यादा बार चक्कर लगाता है, क्योंकि वो लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस है। लैग्रांज पॉइंट्स क्या हैं? ये ऐसे पॉइंट, एक तो पहले बहुत दूर हैं ये, एंड ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे बैलेंस हो जाती है ग्रेविटी, या तो सन एंड अर्थ की, या फिर अर्थ या मून की। तो दीज आर सर्टन ऐसे पॉइंट्स। तो इनको लैग्रांज पॉइंट्स या फिर लिबरेशन पॉइंट्स भी बोला जाता है। तो ऑर्बिट से तो ये बहुत ही ज़्यादा दूर है, जीईओ से भी बहुत
आगे जाके बात आती है। L1 L2 जो है वो 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर है अर्थ से। टोटल 6 लैग्रांज पॉइंट्स हैं। अब जैसे ये गाया या यूक्लिड ये सब जो हैं ये भी लैग्रांज पॉइंट्स पे हैं, या फिर जो हमारा आदित्य L1 वो भी लैग्रांज पॉइंट्स पर ही है। सॉरी, टोटल 5 लैग्रांज पॉइंट्स हैं। 5 किसी भी दो बॉडी का जो मास का सिस्टम होता है, दो मासेस का जो सिस्टम होता है उसके अंदर 5 लैग्रांज पॉइंट्स होते हैं कि एक बड़ी बॉडी के पास, एक छोटी बॉडी के पास, एक उस लाइन के बीच में, एक दूसरी बॉडी के पीछे, ऐसे अलग अलग पोजीशंस होती हैं। ठीक है, अब हम गगनयान के ऊपर बात करते हैं। तो जो गगनयान है वो क्या है, इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है जिसके अंदर 3 क्रू मेंबर्स होंगे। इसको भी लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। कौन इसको लॉन्च करेगा? LVM-3, यानी कि जो LVM-3 तो है ये उसका जो ह्यूमन सर्टिफाइड वर्जन है, एंड 3 डे का स्टे होगा। चलो वो सब ठीक है। LVM-3 जो कि ह्यूमन रेटेड वर्जन ऑफ HLVM-3 ह्यूमन रेटेड वर्जन ऑफ LVM-3। गगनयान फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगा और लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करने का। अब DEG कंटामिनेशन, तो डाइथाइलिन ग्लाइकॉल, जो कोल्ड ड्रिप कफ सिरप की जो ट्रेजेडी हुई जिसके अंदर किडनी फेलियर हो गया बच्चों के अंदर एंड इट कॉज डेथ्स। तो ये जो DEG है ये एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। ये मिमिक करता है ग्लिसरीन को और प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल को, जो कि डोमेस्टिक सॉल्वेंट्स हैं, और ये उनका चीपर सब्स्टिट्यूट है। तो ये यूज़ हो जाता है विदाउट ऑल्टरिंग द फाइनल प्रोडक्ट। बट ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, सो इट्स नॉट सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कलरलेस होता है, ओडोरलेस होता है, स्वीट सी स्मेल होती है इसकी। तो इसकी इस कंटामिनेशन की वजह से कोल्ड ये कफ सिरप में एडल्ट्रेशन पाया गया था एंड मतलब कंटामिनेशन पाया गया था। अब इसमें एक शेड्यूल M आ जाता है कि जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940 उसका एक जो शेड्यूल M, रिवाइज शेड्यूल M के इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई थी। तो इट इज़ अबाउट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो DEG के बारे में हो गया। अब फंगल मेटाबॉलिज्म पे आ जाते हैं। तो फंगल ग्लाइकोलिसिस एक टर्म मेंशन था। तो फंगल ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? अब जो फंगस है वो 2 तरह से ग्रो करती है, या तो फिलामेंटियस या यीस्ट। तो यीस्ट वाला जो होता है वो होता है टाइनी, ओवल, हार्मलेस, ये बस ट्रैवल करता है, ठीक है ना, इट्स ईजी टू किल। पर जो फिलामेंटियस होता है वो अटैक मोड में होता है, हेयर लाइक रूट्स बन जाती हैं उसके, बहुत एग्रेसिव होता है, इट इज़ वेरी हार्ड टू किल। अगर आपको जैसे जो बहुत सारे सिवियर केसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी ऐसे ही होता है कि वो आप उससे हटाओ, वो फिर वापस ग्रो होता है, फिर वापस ग्रो करता है, उसकी बहुत गहरी और अंदर तक रूट्स होती हैं। तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि वो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, यानी ब्रेकिंग डाउन शुगर, जिससे वो सल्फर बेस्ड अमीनो एसिड्स बनाते हैं और फिर वो आगे अपनी रूट्स फॉर्म करते चले जाते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये पूरा सिस्टम। तो अब ऐसा पाया गया है कि अगर हम इस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस पे ही रोक लगा दें तो ना अमीनो एसिड्स बनेंगे ना फिलामेंट्स बनेंगे, और हम ये जो फंगल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये फंगल ग्लाइकोलिसिस उस बारे में। अब सोडियम आयन बैटरीज़ के ऊपर आ जाते हैं। तो लिथियम आयन बैटरी, सोडियम आयन बैटरीज पे बहुत हल्ला है। तो सोडियम आयन बैटरीज़ क्या हैं? दे आर एन ऑल्टरनेटिव टू लिथियम आयन बैटरीज़। क्यों? पहली बात तो ये ऑल्टरनेट हैं। पहली बात, एक तो ये सेम ग्रुप में लाई करती हैं, जो वो गाना नहीं, नीना MG से वो सब, तो सेम पीरियोडिक टेबल का लीव इट, तो सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल एंड तो इसलिए सिमिलर सी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये 3 टाइम्स मोर अबंडेंट है दैन लिथियम, और जो इसके सेल्स हैं दे आर चीपर टू प्रोड्यूस, इसलिए हम इसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। डिसएडवांटेजेस आने से पहले हम अब लिथियम आयन बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो लिथियम आयन बैटरी के अंदर क्या होता है? देखो, जैसे ये है या किसी भी बैटरी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। यहाँ एक करंट कलेक्टर, बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है, और ये ऐसे करंट सर्कुलेट होता रहता है। अब कैथोड क्या होता है? कैथोड है जो कि नेगेटिव टर्मिनल है, कैथोड है जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, एनोड है जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। अब
यहाँ पर आप ये देखते हो कि जो एनोड है वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज़ होता है, वहाँ ऑक्सीडेशन होता है। जो कैथोड है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वहाँ पर रिडक्शन होता है, ठीक है। अब तो कैथोड क्या है, पॉजिटिव, और एनोड क्या है, नेगेटिव। कैथोड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और कैथोड इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है। अब लिथियम आयन बैटरी के अंदर क्या होता है, जो एनोड यानी जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है वो ग्रेफाइट से, और जो कैथोड है वो है कोई लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड टाइप्स या निकल मैंगनीज कोबाल्ट, ऐसी कोई चीज़ें, मतलब किसी मेटल का ऑक्साइड टाइप होता है। अब इन सब के साथ एक करंट कलेक्टर होता है। करंट कलेक्टर एनोड पे हम कॉपर का लगाते हैं, कैथोड पे हम एल्यूमिनियम का लगाते हैं। ये लिथियम आयन बैटरी के अंदर होता है। तो लिथियम आयन के अंदर एनोड ग्रेफाइट, कैथोड लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड टाइप कुछ, और करंट कलेक्टर एनोड पे कॉपर, कैथोड पे एल्यूमिनियम। अब जो लिथियम आयन बैटरीज के अंदर जो कॉपर, जो करंट कलेक्टर होता है, जहाँ पर कि ग्रेफाइट सॉरी जो कॉपर है वो करंट कलेक्टर होता है, तो वो दैट्स द करंट कलेक्टर, और वहाँ पे जो ग्रेफाइट है वो एनोड है, और जो किसी मेटल का ऑक्साइड वो कैथोड है। लेकिन जो सोडियम आयन बैटरीज होती हैं उसके अंदर जो चीपर एल्यूमिनियम है वो दोनों इलेक्ट्रोड्स के लिए यूज़ कर लिया जाता है, क्योंकि जो सोडियम है वो कोई एलॉय नहीं फॉर्म करता है एल्यूमिनियम के साथ, तो एल्यूमिनियम दोनों इलेक्ट्रोड्स फॉर्म कर सकता है। वेराज लिथियम के अंदर आपको इसकी ग्रेफाइट की ज़रूरत, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सोडियम आयन के भी बैटरी के भी कुछ डिसएडवांटेजेस तो होंगे। पहली बात तो ये भारी होती है लिथियम से, ठीक है। दूसरी बात, इसकी एनर्जी डेंसिटी कम होती है, बल्कि होती है, मतलब फॉर द सेम अमाउंट और सेम वेट वो कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, तो लॉन्ग रेंज के लिए अच्छी नहीं होती ईवीज़ के लिए। इट्स जस्ट गुड फॉर स्टेशनरी ग्रिड स्टोरेज के लिए तो सही है। इसीलिए अब हम ग्रिड वो बैटरी स्वैपेबल टेक्नोलॉजी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो ये हमारी एनोड कैथोड की बात होगी। कैथोड पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव। लिथियम आयन में कैथोड ग्रेफाइट का, एनोड लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड कुछ। करंट कलेक्टर एनोड पे कॉपर, कैथोड पे एल्यूमिनियम। तो ये कैसा फिगर सा हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज। तो ये किस बारे में है, ये इस बारे में है, एक सेकेंड, हाँ, ये किस बारे में है, ये इस बारे में है कि हमें फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग करनी है ऑफ ईवीज़ या और इसी के लिए मिशन लॉन्च किया गया। मतलब मोबिलिटी की बात हो रही है तो ईवीज़ की बात है। एंड इसकी जो स्टेयरिंग कमेटी है, इंटर मिनिस्ट्रियल स्टेयरिंग कमेटी है, जो नीति आयोग के सीईओ इसको हेड करते हैं, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज में नीति आयोग के सीईओ हैं, ओके। अब लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड बैटरीज जो हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो इस फिगर में भी आप ऐसे ध्यान से देखो, तो ये है कैथोड। कैथोड हमने लिथियम आयन की बात हो रही है। कैथोड हमने अभी क्या बात करी थी कि कैथोड, फिर उसके बाद उसका एक फिर एक सेपरेटर है, फिर एक एनोड है। अब जो कैथोड है उसके अंदर लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड और जो उसके साथ कलेक्टर एंड एल्यूमिनियम फॉयल, यहाँ पर देखो कैथोड पे एल्यूमिनियम और लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, और जो एनोड है वो कॉपर फॉयल और ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड और कॉपर फॉयल जो है वो उसका कलेक्टर और बीच में सेपरेटर। तो कैथोड पर तो लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड इलेक्ट्रोड और एल्यूमिनियम फॉयल कलेक्टर। एनोड पे कॉपर का इलेक्ट्रोड कॉपर कलेक्टर और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड और बीच में सेपरेटर। और जो सोडियम आयन की बैटरीज होती है उसके अंदर बीच में सेपरेटर, एनोड और कैथोड। अब इसके अंदर जो कैथोड और एनोड में दोनों एल्यूमिनियम फॉयल कैन बी यूज एट बोथ प्लेसेस। और लेयर्ड मेटल के ऑक्साइड हो गए, इधर हार्ड कार्बन हो गया, कुछ भी, पर इसके अंदर आप एल्यूमिनियम फॉयल कैन बी यूज्ड इन बोथ, जो कि चीपर है एज़ कम्पेयर टू कि आप कॉपर यूज़ करो एज कलेक्टर। अब हम बात करते हैं अबाउट फ्लेक्सिबल एल्यूमिनियम बेस्ड बैटरीज। तो ये जो फ्लेक्सिबल एल्यूमिनियम बेस्ड बैटरीज डेवलप करी गई हैं जो पेपर की तरह बेंड हो जाती हैं, तो इसलिए ये वेयरेबल्स में या फ्यूचर में फोल्डेबल डिवाइसेस में बहुत काम आएंगी। और इसमें वही कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट, वो सब जो बेसिक बैटरी में होता ही है। अब वर्ल्ड बैंक मिल्टन इंस्टीट्यूट प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? स्टैटिस्टिक्स से
रिलेटेड है पब्लिक फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, अब हम आते हैं, ये ज़रूरी है, सेक्स सॉर्टेड सीमेंट फैसिलिटी कहाँ लॉन्च हुई है? पूर्णिया में, पूर्णिया बिहार की अभी हमने मखाना बोर्ड में भी बात की थी। तो ये क्या है? एनिमल हस्बेंड्री के अंडर आता है। एंड देन हम इसमें प्री डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग बिफोर कंसेप्शन, तो जिसके अंदर जो इंडिजिनस गॉसॉट टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस टू बूस्ट डेयरी इन ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। तो सेक्स सॉर्टेड ये फैसिलिटी एट पूर्णिया, सेमेन फैसिलिटी एट पूर्णिया, और प्री डिटरमाइन करना सेक्स बिफोर द कंसेप्शन। और गॉसॉट टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है? ये से मतलब वही गाय गॉसॉट, ठीक है, अनसॉट यानी वही सेक्स सॉर्टेड। अब क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री का जिक्र आ चुका है तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है? ये वही डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग आता है, जिसके अंदर क्या आपको इंडिजिनस बोविन ब्रीड्स को स्ट्रेंथन करना है। इससे रिलेटेड मैत्री एक टर्म मेंशन है, जो कि क्या है, आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से रिलेटेड जो टेक्नीशियंस हैं उनको अवेलेबल कराओ इन रूरल इंडिया। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से रिलेटेड है मैत्री। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन, तो उसमें इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स को प्रमोट करना। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025। एक्सरसाइज पैसिफिक रीच के होस्ट कौन? सिंगापुर। इंडिया ने पार्ट लिया, हाँ, INS निस्तार ने पार्ट लिया, जो कि हमारा इंडिजिनस सपोर्ट वेसल है। क्या एक्सरसाइज पैसिफिक रीच हमेशा हर साल होती है? नहीं, एक बाइनियल है ये, 2 साल में। सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं ये इन साउथ चाइना सी। तो साउथ सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस होस्ट कौन? सिंगापुर। स्वस्थ नारी सशक्त भारत अभियान किस बारे में ये हुआ था? ये दिस इज़ इसके अंदर हेल्थ कैंप्स लगाए गए थे अक्रॉस आयुष्मान आरोग्य मंदिर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, आभा आईडीज भी यहाँ मैंशनड है। फिर अनीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर, TB और सिकल सेल, इन सब डिजीज़ और वुमेन हेल्थ को का इन पर फोकस। तो अनीमिया से रिलेटेड क्या है हमारे पास? अनीमिया मुक्त भारत। रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए कौन सा पोर्टल? सशक्त पोर्टल। उसकी मतलब उस अभियान में भी नाम है और सशक्त पोर्टल उसका नाम है। क्या है सशक्त पोर्टल? इट्स फॉर असेसमेंट ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, सशक्त पोर्टल। तो इम्यूनाइजेशन को सपोर्ट करना, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स देना, किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जन भागीदारी अभियान मतलब वही कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लेड। अब अनीमिया मुक्त भारत की बात करते हैं। तो जो अनीमिया मुक्त भारत है वो अबाउट अनीमिया होता क्या है? आयरन की बहुत ज़्यादा डिफिशिएंसी होना। उससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर मोटर डेवलपमेंट जो है वो इम्पेयर हो जाती है, एडल्ट्स का जो काम करने की कैपेसिटी है वो हिंडर हो जाती है। अब इसके ना 6 प्रिंसिपल्स हैं। क्या मतलब या 6 इंटरवेंशंस हैं, सॉरी। एक तो प्रोफाइलैक्टिक आयरन फॉलिक एसिड उसका सप्लीमेंट्स देना, पीरियोडिक डीवर्मिंग होना, कॉर्ड को जो क्लैम्पिंग होती है ना वो डिले कराना जो न्यूबॉर्न में, तो डिलेड कॉर्ड क्लैम्पिंग, इंक्रीज़ करना विटामिन C के रिच फूड्स का इंटेक। फिर डिजिटल मेथड्स, डिजिटल इन्वेसिव हीमोग्लोबोमीटर्स के बारे में बात करना कि टू गेट बेटर डेटा एंड रिजल्ट स्क्रीनिंग्स मतलब। फिर मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड फोर्टिफाइड फूड एंड गवर्नमेंट फंडेड जो भी प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर आयरन और फॉलिक एसिड की चीज़ें, फोर्टिफाइड फूड मिलना, अवेयरनेस बढ़ाना, और जो भी नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज़ हैं ना उन पर फोकस करने से मलेरिया, फ्लोरोसिस, इस सब से भी इसका और अनीमिया के लिंकेजेस पे ध्यान देना। तो ये जो चिल्ड्रन, एडोलसेंट्स एंड जो प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग या विमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज हैं 15 से 49 ईयर्स, उन पर ये फोकस करता है। तो ये हो गया अनीमिया मुक्त भारत अभियान। अब सिकल सेल डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। क्या है ये? एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो RBCs हैं वो सिकल सेल शेप्ड हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं रादर देन ऐसे के। तो जो हीमोग्लोबिन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम, मतलब जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है सेल्स की वो कम हो जाती है। तो
इसमें ये क्रॉनिक अनीमिया का केस हो जाता है, सिवियर पेन होने लगता है आपका बॉडी में। एंड जो हीमोग्लोबिन का हमारा जीन होता है ना, वो एबनॉर्मल जीन फॉर्म करता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एस जीन। तो इससे एनी ट्राइबल पॉपुलेशंस में ज़्यादा पॉपुलर है। तो नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम हमारा क्या है कि 2047 तक हमें इसको हटा देना है। अभी हमने फर्स्ट इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी भी इसके लिए लॉन्च की है, जिसका नाम है बिरसा 101। बिरसा 101 नेम्ड आफ्टर बिरसा मुंडा जी। इससे भी आप लिंक बिठा सकते हो कि ट्राइबल पॉपुलेशन से ज़्यादा रिलेटेड है। अब स्टेट्स इम्पैक्टेड बाय SCD देखो यहाँ पर उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सारे मतलब हर जगह ही हैं। मेजरली बस एक ये महाराष्ट्र छोड़ दो और ये जम्मू और ये हिमालयन रीजन छोड़ दो, बाकी ये मोस्टली सब जगह ही जो स्टेट्स हैं वो इम्पैक्टेड है। ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा इम्पैक्ट होती है इससे। और बिरसा 101 अभी लॉन्च हुआ है। अब टीबी मुक्त भारत की बात करें, टीबी मुक्त भारत, टीबी का नाम आएगा तो निक्षय मित्र का नाम आएगा ही आएगा। ये है कि 2025 तक हमें इसे एलिमिनेट करना था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, न्यूट्रिशन एंड फ्री टीबी टेस्टिंग करना। अब टीबी होता किससे है? टीबी है क्या? बैक्टीरियल डिजीज़ है। हाँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लंग्स को मेजरली इफेक्ट करता है। अगर आप छींको या कफ, स्नीज और इन सब चीज़ों से भी दिक्कत हो सकती है। तो ये हो गया हमारा टीबी के बारे में। अब सो दैट्स इट, बाकी का हम नेक्स्ट में करते हैं।